तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम लोग भी यही सोचते हो ना कि सिर्फ केमिकल रिएक्शंस तो केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित है, वहां पे करा, इसको इसमें डाला, उसको उसमें डाला, लाल को पीला किया, पीले को हरा किया और गेम खत्म, तो यार बहुत गलत सोच है। तुम्हारे सुबह उठने से तुम्हारी पूरी डे लाइफ केमिकल रिएक्शन से ही भरी पड़ी है। केमिस्ट्री कूट कूट के भरी हुई है। सबसे पहले उठ के क्या करते हो? ब्रश करते हो ना, तो जो पेस्ट तुम यूज करते हो ना, उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे दांत के इनेमल से रिएक्ट करते हैं। मम्मी दूध से दही जमाती है, वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही इनॉर्मस नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस तुम्हारे आसपास होते रहते हैं। तो यार इसीलिए तुम्हारा साइंस का पहला चैप्टर भी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है। और आज उसी चैप्टर को लेकर हम लेने वाले हैं पूरी वन शॉट, जिसमें जो भी तुम्हें कंफ्यूजन है ना, अगर तुम्हारे स्कूल में हो रखा है चैप्टर तो उसको रिवाइज करना है, या फिर अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो इस वन शॉट में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। तो आओ बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यार कुछ चेंजेस जो कि हम पिछली बार पढ़ चुके हैं अपने 9th ग्रेड में। फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें कुछ भी नया नहीं बन के आता है, यानी कि जो पहले था वही दोबारा नेक्स्ट रूप में चेंज होके हमें मिल जाता है। जैसे कि ये ग्लास की बोतल थी यार, है मस्त वाइन की बोतल थी, इसको रखा, गिर गई, टूट गई। देखो पहले पूरी बोतल थी लेकिन अब कांच के टुकड़े हो गए। कुछ नया बना क्या? पहले भी कांच की बोतल थी, अभी भी कांच ही है, तो कुछ नया नहीं बना। इसीलिए कुछ नया नहीं बन रहा है, ये एक फिजिकल चेंज है। वहीं पे अगर ये आइस है, आइस का देखो, आइस किससे बनी होती है? पानी से बनी होती है, पानी यानी H2O। जब ये फ्रीज्ड फॉर्म में थी इसकी स्टेट कुछ और थी, लेकिन जब इसको हमने रूम टेम्परेचर पे लाके रख दिया, ये यार पिघल गई और ये पानी बन गई। पानी भी तो H2O ही है, तो क्या कुछ चेंज हुआ इसमें? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर इसको हीट कर देंगे, अगर मान लो इसको गर्म कर देंगे किसी पैन में डाल के या किसी कुकर में या भगोने में डाल के गैस जला के, तो ये भाप बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो H2O ही। तो यार कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसीलिए ये फिजिकल चेंजेस है। अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है। अगर मैं इस पेपर को ऐसे फाड़ दूं दो हिस्सों में, पहले भी पेपर था, अभी भी ये पेपर है, इसका मटेरियल सेम ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई नया मटेरियल बन के नहीं आया, इसीलिए ये भी एक फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। वहीं पे देखो, ये देखो केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? कुछ नया बन के आता है। यहां पे अभी तुमने देखा, ये एक आयरन नेल है जो कि ग्रे कलर की है या फिर सिल्वर कलर की है वुड से, ठीक है। कुछ समय उसको छोड़ दो, 2 4 5 दिन उसको बाहर छोड़ दो, ठीक है, छत पे रख दो या आंगन में रख दो अपने ना, और कुछ दिनों बाद देखोगे ना जब तुम, तो कुछ इस तरह की दिखने लगेगी, उस पर रेडिश ब्राउन कुछ कोटिंग चढ़ जाएगी, कुछ पाउडर पाउडर अगर कुछ कुछ हुओगे, वो क्या होगा? वो रस्ट होगी, यानी कि कुछ नया बन के आया। अब इसको तुम वापस आयरन में नहीं बदल सकते, उस रस्ट पाउडर को तुम वापस आयरन में नहीं बदल सकते, कुछ नया बन रहा है, तो इसीलिए केमिकल चेंज है। ऐसे ये देखो, ये कुछ लकड़ियां जल रही हैं यहाँ पे, है ना, मस्त जलती हुई दिख रही है ना, और जलने के बाद ये क्या हो गया? ऐश बन गई। ऐश बन गई। अब इस ऐश से क्या तुम वापस अपनी लकड़ियां बना सकते हो? नहीं बना सकते। कुछ नया बन के आया है, यहाँ पे कुछ नई चीज इजाद करी गई है, तो ये केमिकल चेंज होता है। और ये केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जहां कहीं भी एक केमिकल चेंज तुम्हें दिख रहा है होते हुए, वहीं पे वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे अभी मैंने तो पेपर दिखाया, उस पेपर को अगर मैं इसी आग में डाल दूं और जला दूं, तो वहां भी उसकी भी ऐश बन जाएगी। अब क्या मैं उस ऐश से वापस पेपर बना सकता हूं? नहीं बना सकता यार, सिंपल सी चीज है, नहीं बना सकता। तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, और क्योंकि केमिकल चेंज है इसलिए केमिकल रिएक्शन वहां पे एक हो रहा है। समझे कहानी? तो यही कहानी होती है केमिकल रिएक्शंस की। अब यार तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है ना, वो मल्टीपल एक्टिविटीज की फॉर्म में समझाया हुआ है और बहुत अच्छे समझाया हुआ है एनसीईआरटी में। अपन उसी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से कहानी समझेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी से पढ़ने के लिए नहीं है, एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछ ली जाती है। भाई इस एक्टिविटी से तुमने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें जब तुम, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा कि यार इसमें इस एक्टिविटी से, या ये जब तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस क्या थे, सीधे सीधे। इसीलिए यार अपन इसी को डिटेल में समझते हैं, ठीक है भाई। चले स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली एक्टिविटी ये है मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी, ये है आपकी। इसमें क्या किया है ना, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है, और मैग्नीशियम का रिबन तुम देखो क्या किया है, पहले पढ़ लेते हैं। देखो 3 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, उसके बाद उसको रब करना है सैंड पेपर से। देखो यहाँ पे ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको सैंड पेपर से थोड़ा सा रफ किया गया है, और फिर इसको इस लाइटर के पास रख के इसको एक टोंग से पकड़ के, हाथ से तो नहीं पकड़ना है क्योंकि यार गर्म होगा डेफिनेटली, ठीक है, टोंग के पास रख के इसको जला देना है टोंग से पकड़ के।
जब तुम जलाओगे ना तो तुम्हारी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, आओ उसको समझ लेते हैं। वो ऑब्जर्वेशंस ना तुम्हारी कुछ इस तरह की होंगी, देखो। देख रहे हो क्या देखा यहां पे तुमने, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया ना तो कैसे एकदम डैजलिंग, एकदम एकदम चमचमाती वाली कहानी निकल के आ रही है ना, चमचमाते हुए जल रही है, जैसे फुलझड़ी नहीं होती है दिवाली पे जलाते हैं, तो जलने में भले ही टाइम लगता है, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा जलने में, लेकिन जब ये जलती है ना तो एकदम चमचम चमचम करके जलती है, एकदम डार्जलिंग फ्लेम करके जलती है। यही हमारी ऑब्जर्वेशंस भी हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये जलेगी ना, इसके जलने से ये राख में यानी ऐश में कन्वर्ट होगी। वो ऐश का पाउडर कैसे होगा, वो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। आओ देखते हैं फटाक से। तो यार देखो यहां पे ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। ऑब्जर्वेशन देखो, डैजलिंग व्हाइट, मैंने तुम्हें बताया ना डैजलिंग व्हाइट फ्लेम हो रही है, एकदम चमचम चमचम, एकदम बिल्कुल जैसे फुलझड़ी जलती है वैसे जलती है ये। तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम ऑब्जर्व की जाती है और व्हाइट ऐश पाउडर मिलता है। यानी जब इसको जलाया गया तो यहां पे ये जो पाउडर इकट्ठा हुआ है ना, ये व्हाइट ऐश है, यानी कि सफेद रंग का है। और ये सफेद रंग का क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन में ये बन रहा है। शुरुआत में तुम्हारे पास था मैग्नीशियम रिबन जो कि Mg था, ठीक है, Mg था। इसमें तुमने ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कराया, यानी जलाया, जलाया तो कंबस्टन कराया, कंबस्टन यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, और ये बन गया तुम्हारा MgO, ठीक है। ये तुम्हारी रिएक्शन यहां पे हो रही है। तो ये शुरुआत में मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन आसपास थी, जब तुमने जलाया ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, और ये फाइनली तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि ये जो पाउडर तुम्हें यहां पे दिख रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, MgO। समझ में आई कहानी। यही तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन से, इस एक्टिविटी से। तो यार चीजें क्लियर हुई कि देखो जब जलाते हैं तो ये पाउडर मिलता है और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आती है। दो चीजें हैं, दो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहाँ पे दो और एक्टिविटीज दी हुई हैं, 1.2 और 1.3। तुम्हारी एनसीईआरटी में है, जाके एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे समझ लेते हैं। यार देखो सबसे पहले एक्टिविटी में हमने क्या किया, 1.2 में हमने लिया है लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है हमारा Ki। इन दोनों को हमने जब मिक्स किया ना तो कुछ तो हुआ, उसमें गड़बड़ सड़बड़ कुछ तो हुई, उसी कुछ को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और फाइनली हमें क्या मिला, हमें ऐसे दो कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, एक PbI2 और एक KNO3, यानी कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यार पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये कैसे लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, सब समझ में आएगा, एक एक चीज समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ऑब्जर्वेशन देखो यार, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है हमें लेड नाइट्रेट का। देखो वहां पे क्या हुआ था, पिछले वाले केस में क्या हुआ था, हमें कुछ पाउडर सा मिल रहा था, कलर चेंज हो रहा था, है ना, कुछ रिबन से वो व्हाइट पाउडर निकल के आ गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है यार, प्रेसिपिटेट ऐसे समझ लो ना, जैसे जब दूध फटे आता है ना, देखा होगा तुमने, दूध फटे आता है ना तो उसमें कुछ ऐसा कुछ तैरने से लगता है ना, सॉलिड सॉलिड हल्का सा सेमी सॉलिड सा कुछ तैरने से लगता है ना, तो उसको ऐसे समझ लो, कुछ इस तरह का होता है। एग्जैक्ट वो नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया समझ लो कि जब दूध फटे आता है तो उसमें कुछ सॉलिड सॉलिड सा सेमी सॉलिड सा तैरने से लगता है ना, ऐसी प्रेसिपिटेट भी होता है, वो नीचे जम जाता है या तैरने लगेगा। आप सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है आपने मिलाए, जैसे ये दो सॉल्यूशन थे आपने एक दूसरे में मिलाए, दोनों सॉल्यूशन थे, ठीक है, मतलब होमोजीनियस, और जब आपने मिलाए तो उसमें क्या हुआ, फाइनल जो रिजल्टेंट आया ना, उसमें कुछ नीचे से बैठ गया, कुछ सॉलिड सेमी सॉलिड सा, उसी को अपन प्रेसिपिटेट कहेंगे। और वो यहाँ पे कौन से कलर का है, वो येलो प्रेसिपिटेट है। और वो क्यों है, वो इसकी वजह से है, वो ये लेड नाइट्रेट की लेड आयोडाइड की वजह से है, ठीक है। ये अपनी सेकेंड एक्टिविटी है। तो यार दो चीजें यहाँ पे देख ली हमने। फिर देखो एक और एक्टिविटी है 1.3। इसमें क्या है, इसमें हमने एक एसिड से भरा, एक एसिड लिया इस अपने फ्लास्क में, HCl ले लिया डाइल्यूट, या फिर H2SO4 ले लिया डाइल्यूट, और इसमें जिंक के ग्रैन्युल्स डाल दिए, जिंक के ग्रैन्युल्स डाल दिए, और हमने ऑब्जर्व किया कि जिंक और एसिड के बीच में ऐसा क्या हो रहा है। तो यार यहाँ पे जब हमने इस डायग्राम में ऑब्जर्व किया ना, तो हमें कुछ तो देखने को मिला। हमें ये देखने को मिला, देखो बबल्स अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स आर ऑब्जर्व्ड। देखो जो जिंक ग्रैन्युल है ना, उसके पास बबल्स निकलने लगे, वहां से कुछ गैस निकलने लगी, गैस इवॉल्व हो रही है। ऑब्जर्वेशन में क्या आया, पहला ऑब्जर्वेशन, यार गैस का इवॉल्व होना, गैस का इवॉल्व होना। और दूसरी चीज, जब इसको हल्का सा जब टच किया गया ना,
तो ये फ्लास्क गर्म मिला, यानी हीटेड, यानी कि भाई हीट भी निकल रही है, हीट का भी कुछ तो हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो हीट का भी पंगा हो रहा है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमको यहां से मिले, टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क इंक्रीज हो गया। तो यार कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, यानी कुछ कुछ चीजें हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन होगा ना तो या तो ये हो रहा होगा या फिर ये हो रहा होगा। आओ अब इन सब चीजों को कंबाइन करके देख लेते हैं। तो भाई ये है कहानी। देखो अगर केमिकल रिएक्शन होता है ना तो इन चारों में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, या फिर हो सकता है इनमें से दो हो रहे हो, तीन हो रहे हो। पहला या चेंज इन स्टेट, चेंज स्टेट का चेंज होता है, जैसे प्रेसिपिटेट बन रहा था ना बिल्कुल लिक्विड से, लेकिन फिर एक सॉलिड सा बन गया, तो वहां पे हो गया। जैसे हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला रिएक्शन था, अभी जस्ट हमने एक्टिविटी में देखा। फिर या तो चेंज इन कलर हो रहा हो, अगर चेंज इन कलर जैसे कि मान लो लेट्स से एक रिएक्शन होता है, ठीक है, मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हम उसमें कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें हम आयरन डाल देते हैं, आयरन यानी Fe डाल देते हैं, और ये रिएक्ट कर जाता है। ये कॉपर सल्फेट इनिशियली होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमने आयरन की नेल्स डाल दी, ये ब्लू कलर का होता है। तो हमारे पे बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर, और ये FeSO4 जो होता है ना ये ग्रीन कलर का होता है। अब देख रहे हो, इसको लेके एक शॉर्ट भी बनाया मैंने, चैनल पे पड़ा है, फटाफट से जाके देख लो, यहां पे लिंक भी पेस्ट करवा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया यार, ब्लू से ग्रीन हो गया। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे रिएक्शन की, यार केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। फिर यार इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी देखा हमने जिंक के पास से जब से एक एसिड में डाला जाता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन यार चेंज इन टेम्परेचर, भाई अभी तो गर्म हुआ था हमारा, अभी तो गर्म हुआ था हमारा फ्लास्क जब जिंक ग्रेनुअल को हमने H2SO4 में डाला था। तो मतलब इनमें से कुछ भी एक या दो या तीन हो रहा है ना, कम से कम एक होना चाहिए रिएक्शन बताने के लिए कि भाई ये अब तो रिएक्शन हो रहा है। समझ में आई कहानी। तो यार ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब थोड़ा समझते हैं यार, केमिकल रिएक्शंस तो लिख लिए, देख लिए मतलब, लेकिन इनकी इक्वेशंस जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, अभी देख रहे थे कंफ्यूज हो रहे थे यार इक्वेशन कैसे लिख देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे से क्या हो जा रहा है, कहां से कहां क्या आ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो यार कुछ रिएक्शंस को लिखेंगे कैसे वो समझ लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, इन्हीं को कहते हैं इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन यार मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा, लेकिन केमिस्ट्री में कहां से आ गई, साइंस में ये कोई मैथ्स कहां से आ गई, तो यार अब तो आएगी, अब तो आएगी ही। तो यार इक्वेशन का सिंपल मतलब होता है LHS इक्वल्स टू RHS, यही पढ़ा है ना, हेंस प्रूव्ड, यही लिख के आते थे ना पेपर में। तो यार अब तुम्हें ये साइंस के पेपर में भी लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैथ्स में लिख रहे थे। अब यहां पे हम इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। LHS इक्वल्स टू RHS, दो साइड होती है, जैसे अभी तुमने देखा कुछ ऐसे, ये इक्वेशन लिखी हुई है एक, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाया और पानी बन गया। क्योंकि पानी क्या होता है, H2O, H क्या है हाइड्रोजन, O क्या है ऑक्सीजन, जब इन दोनों का मिलन होगा तभी तो पानी बनेगा, और देखो बन गया पानी। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यार एक होता है इधर वाला साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, इधर वाला साइड होता है ना, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये जो इधर वाला साइड होता है यानी राइट हैंड साइड, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक होते हैं रिएक्टेंट्स और एक होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का कुछ मिलन होगा, उसके बाद जाके प्रोडक्ट बनेगा। ये तो अंडरस्टूड है भाई, इसमें भी तुम्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो जाके प्रोडक्ट बनता है। अब यहां पे एक चीज जरूरी है जानना, यार क्या ये जरूरी है हमेशा दो ही रिएक्टेंट मिले, क्या ये जरूरी है दो हो, क्या ज्यादा नहीं हो सकते, क्या कम नहीं हो सकते, यार ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ही, एक तो होगा ही, ठीक है। मिनिमम एक, और ज्यादा कितने भी ले लो, 4, 8, 50, 100 कितने भी, लेकिन मिनिमम तो एक होना चाहिए। तो रिएक्टेंट्स की कोई लिमिट नहीं है कि कितने होंगे। वहीं पे प्रोडक्ट, क्या जरूरी है कि ये एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से कम नहीं हो सकते, कम तो नहीं हो सकते, ज्यादा भले ही हो सकते हैं। अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो एक से एक, या तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जैसे यहां बन गया, या फिर उससे ज्यादा बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 12 बनेंगे, ठीक है। समझ में आई कहानी। तो यार ये प्रोडक्ट की भी कोई लिमिट नहीं है, वैल्यू नहीं है कि भाई कितने होंगे, 2 ही बनेंगे या 3 ही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्टेंट्स भी कितने हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखूं ना,
तो ये किस तरह का है, H2 और इसके साथ O2 मिला और यहाँ पे ये H2O बन गया, कुछ इस तरह का रिएक्शन है। तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स है और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। इनके बीच में इक्वल टू की जगह मैं ये एरो लगाता हूं, ठीक है। अब तुम रिएक्शंस लिखोगे तुम भी याद रखना, हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम एरो लगाएंगे। समझ में आई कहानी? तो ये एरो लगाते हैं। ऐसे ये सेकंड वाला केस है। सेकंड में हमने आयरन ले लिया, हमने ऑक्सीजन ले लिया और हमारे पे आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जो रस्टिंग हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, वो यही होता है। हमने आयरन ले लिया जिसको Fe कहते हैं, फेरस कहते हैं आयरन को, ठीक है। केमिस्ट्री में आयरन को फेरस कहते हैं। Fe ले लिया और इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया और ये फाइनली रिएक्ट होके हमारा बन गया Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही रखो, आप एक और चीज घुसेड़ दो, इसमें कुछ भी घुसेड़ दो, एसिड घुसेड़ दो, कुछ भी घुसेड़ दो, ठीक है। प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बनेगा ही, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स दो ही हो या चार ही हो, कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी कितने भी हो सकते हैं। समझ में आई कहानी? ये होता है भाई केमिकल रिएक्शंस, इस तरह से होती है और इस तरह से हम इनकी इक्वेशंस को लिखते हैं। एक चीज और होती है यहाँ पे, एक चीज और होती है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या होता है? अच्छा, अभी एक चीज हमने देखी, ये जो इक्वेशन हमने लिखी, ये वाली इक्वेशन या ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन, अब थोड़ा सा ये बताओ कि ये इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं? बैलेंस्ड सर, ये बैलेंस्ड मतलब क्या होता है? अरे बालक, बैलेंस्ड सिंपल है। सिंपल मतलब बैलेंस्ड मतलब यार LHS और RHS बराबर हैं। इस पे अगर 10 रुपए हैं तो क्या इस पे भी 10 रुपए हैं? इस पे कम तो नहीं है। ये चीज अगर बराबर बराबर है ना तो इन्हें कहेंगे हम बैलेंस्ड। अगर बराबर नहीं है, इनिशियली, जैसे ये इनिशियल कंडीशंस में हमने स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन लिख दी, ये वाली भी ये वाली भी। जैसे अगर देख लो, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, तो ये बराबर नहीं है। इसीलिए इस प्रकार की इक्वेशंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रकार की इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस, ठीक है। इस प्रकार की इक्वेशंस को कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। वहीं पे जब इन इक्वेशंस को हम बराबर कर देंगे, यानी कि ये बराबर ये, तब बन जाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब बैलेंस करने की जरूरत क्या है? काम तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, लिख दी इक्वेशन, समझ में तो आ गया यार। पानी, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, भच्च कर दिया और पानी बन गया, समझ में तो आ रहा है ना। आयरन लिया, ऑक्सीजन लिया, भच्च कर दिया, रस्ट बन गया। लेकिन इसको बैलेंस करने की जरूरत क्या है मेरे भाई? एक चीज पढ़ी तुमने क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास, याद करो, पढ़ा है हमने। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो भाई एक ऑक्सीजन को क्या करा, खा गए क्या? और खा भी गए ना तो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा, ठीक है। तो भाई हम गायब नहीं कर सकते किसी भी चीज को। अगर हमने एंट्री में डाला है ना तो एग्जिट से भी हमें दिखाना पड़ेगा कि कहां जा रहा है। तो इसीलिए मास को हमें कंजर्व रखना है, जितना डाला था उतना ही निकालना पड़ेगा। तो यार इसीलिए जितने रिएक्टेंट्स थे ना, जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट्स में जा रहे थे, उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट्स में भी हमें दिखने चाहिए। समझ में आई कहानी? तो इसी वजह से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, और यही जरूरत होती है। अब यहाँ पे चलो एक एग्जांपल दिया है, Mg+O2 बन रहा है MgO। कौन सा एक्टिविटी में देखा था यार? पहली ही एक्टिविटी में देखा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। याद करो, उसमें भी तो क्या था? मैग्नीशियम का रिबन था और ऑक्सीजन थी एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएंगे। इसको जलाया गया है, ठीक है, इसको अग्नि दी गई है। उसके बाद जाके बनेगा MgO, जो कि होता है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, या फिर इसमें कुछ चुल्ल करी जाए, इसको बैलेंस किया जाए? देखो, देखते हैं कहानी। Mg के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? Mg के कितने एटम्स? Mg का एक ही एटम है। ओहो, ओके। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तो एक ही है। मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है यार। रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है, तो बैलेंस नहीं है। इसलिए कौन सा है? ये है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। सेकंड में देख लो, दूसरे में देखो, यह जिंक है
और H2SO4, यार जिंक हमने डाला था H2SO4 में, याद करो अभी डाला था, और फिर क्या हुआ था, जिंक के पास से बबल्स निकलने लगे थे, कौन सी गैस के, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी यही रिएक्शन है, यही हमने वहां पे दिखाने की कोशिश करी थी। जिंक है, जिंक कितने हैं, जिंक एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, वाह। SO4 कितना है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, O4, सब कुछ बराबर, सब कुछ बढ़िया। तो ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ये है बैलेंस्ड, ठीक है कहानी। चलो अब देखते हैं कि चलो ये तो बढ़िया है, ये तो बैलेंस्ड है, इसमें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है, पहले वाले में नहीं हो रहा है क्योंकि ये थी स्केलेटल इक्वेशन। अब इस स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, और बैलेंस करेंगे कैसे जब आता ही नहीं है हमें, अरे आएगा, देखो आगे देखो तभी तो आएगा। अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टेबल वाला मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, टेबल वाला कह लो या हिट एंड ट्रायल कह लो, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि यार एग्जाम में तो वही दे के आना है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, अगर किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले उसको नॉर्मली, यानी कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लिया हमने, इसको स्केलेटल कहेंगे, ठीक है। पहले तो इसे चेक करो कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। यार Fe देखो, Fe, अच्छा फिर एक ऐसी टेबल बना लो, इस तरह की टेबल बनानी है तुमको, और इसमें क्या करना है ना, यहाँ पे आएंगे तुम्हारे एलिमेंट्स के नाम, यहाँ पे रिएक्टेंट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और इस तरह से। अब Fe देखो, Fe रिएक्टेंट में कितना है, यार एक एटम है Fe का, तो एक लिख लिया, ठीक है। Fe का प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं, यार 3 है, तो 3 लिख लिए, ठीक है भाई। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में कितना है, 2 ही है, तो 2 लिख लिया। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 है, तो 1 लिख लिया, और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में 4 है, तो यहां पे 4 लिख लिया। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना है, यानी दोनों साइड बराबर बराबर करवाने हैं। कैसे करवाओगे देखते हैं। चलो सबसे पहले तो फेरस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आयरन से स्टार्ट करते हैं। यार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी कहानी है ना, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं। तो यार आयरन यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, हिसाब बराबर, क्या दिक्कत है, समझ में आई कहानी। चलो ओके, फिर और देखो, फेरस तो हमारा, आयरन का तो काम हो गया हमारा, और अब आगे क्या हुआ, यार ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 है, ओहो क्या किया जाए, तो क्यों ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिएंगे तो कितने आ जाएंगे, 4। अब यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 3 लग गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे मेरा 4 आ गया। जब यहाँ पे 4 आ गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, हिसाब बराबर। हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, लेकिन अब कितने हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गए 2 × 4 8 हो गए। अब हाइड्रोजन मेरे 2 की जगह 8 हो गए, किसमें, रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे 2 ही हैं, तो क्यों ना यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन जो बनी ना, ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई, समझ में आई कहानी। ये वाली जो इक्वेशन है मैं दोबारा लिख देता हूं, 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। ये जो इक्वेशन आएगी ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट बराबर है, ठीक है। आई समझ में कहानी। चलो ऐसे ही एक और इक्वेशन है, इसको भी फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ जी देखो, सबसे पहले हमने टेबल बना ली, सोडियम है और ऑक्सीजन है और कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो फटाफट से ये सारी चीजें लिख ली हमने। सोडियम देखो हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है यार सोडियम, और प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं यार सोडियम। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 हैं, तो 2 हैं यार सोडियम, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अच्छा अब इसको बैलेंस करना है, तो सिंपल सा है यार। देखो प्रोडक्ट में 2 हैं, रिएक्टेंट में 1 है, तो क्यों ना इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रिएक्टेंट में हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं,
क्या दिक्कत है, लगा दिया 2। आगे देखो, फिर देखो अब क्या डिफरेंस रह गया, अब रह गया ऑक्सीजन की कहानी। ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। जब मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो मेरे 2 हो गए, ऑक्सीजन की तो कहानी सॉल्व हो गई, ऑक्सीजन तो मेरे पास 2 हो गए। लेकिन सोडियम मेरे पास अब हो गए 4, सोडियम मेरे पास अब हो गए 4, यानी कि ये वाली कहानी जो है वो ये हो गई 4। तो यहाँ पे 2 लगा के काम नहीं बनेगा, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा 4, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यार देखो अब ये भी हो गया सॉल्व, ये हो गई मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हो गई, लिख देते हैं, 4Na plus O2 gives 2Na2O। ये हो गई मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन, समझ में आई। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं यार, सिंपल। हमारा ये सिंपल मेथड, एक टेबल बना लो, देख लो कौन सी चीज कितनी दी हुई है, उसके हिसाब से रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज जरूर याद रखना है कि एक को बैलेंस करते करते दूसरा अगर बिगड़ रहा है तो उसको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस बैलेंस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और एग्जाम्पल है, आओ फटाफट से इसको भी ट्राई कर लेते हैं। टेबल नहीं बनी हुई है, टेबल बना लेते हैं। क्या है यार, यहां पे देखो सबसे पहले है जिंक और है हाइड्रोजन, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यही तो है। यहां पे मेरे रिएक्टेंट्स हैं, यहां पे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो जिंक हमारे रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, प्रोडक्ट में भी कितना है, 1, ठीक है। दिख रहा है ना तुम लोगों को, दिख रहा है ना, क्लियर, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन मेरे रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, हाइड्रोजन मेरे प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, ठीक है। अब देखो सल्फर मेरे रिएक्टेंट में कितना है, 1, सल्फर मेरे प्रोडक्ट में कितना है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे रिएक्टेंट में कितना है, 4, और ऑक्सीजन मेरे प्रोडक्ट में कितना है, 4। कर लो कैसे बैलेंस, भाई ये पहले से ही बैलेंस्ड है। देखो सब कुछ बराबर ही तो है, 1 1 2 2 1 1 4 4, सब कुछ पहले से बराबर है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अगर कोई इक्वेशन दी होती है तो उसे चेक भी कर लेना यार बैलेंस्ड है कि नहीं है, सीधे कूद के चले गए बैलेंस करवाने, यार सब कुछ बराबर है तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। समझ में आई कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ तुम्हारे एक्सरसाइजेस से हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको बाद में इकट्ठे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम देख रहे थे यार केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं। थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उनके बारे में। यार जब कभी भी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो 2 चीज़ों को और ध्यान रखते हैं कि यार सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स, है ना। जैसे कई बार तुमने लिखा देखा होगा, कुछ एलिमेंट्स अगर किसी रिएक्शन में इक्वेशन लिखे हैं, उनके आगे किसी के आगे जी लिखा होता है, ठीक है, किसी के आगे ब्रैकेट में ऐसे जी लिखा होता है, किसी के आगे ब्रैकेट में ऐसा एल लिखा होता है, एस लिखा होता है, और कहीं कहीं पे ऐसे ए क्यू भी लिखा होता है। इनका मतलब क्या होता है यार, ये कुछ नहीं है, ये उनकी फिजिकल स्टेट बताते हैं। जैसे कि ये देख लो, ये वाली इक्वेशन CO, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में है इसलिए इसके आगे जी लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर कोई जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन बना हुआ है कॉपर सल्फेट, CuSO4 तो लिखा जाएगा। अगर मैं CuSO4 लिखता हूं सिर्फ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। गैस तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, या तो सॉलिड हो सकता है या फिर ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर मैं इसके आगे S लिख दूंगा ना, तो मतलब इसका पाउडर है, और अगर मैं इसके आगे S की जगह AQ लिख दूंगा ना, तो मतलब ये एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इसमें इसके कुछ पानी के साथ मिला हुआ है ये, ठीक है। ये होता है एक्वस, AQ मतलब एक्वस, S मतलब सॉलिड फॉर्म, L मतलब लिक्विड, और G मतलब गैस, ठीक है। अब क्या ये सब जगह लिखने की जरूरत है, नहीं, सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरी है स्पेसिफाई करना वहां पे करो, अगर नॉर्मली तुम्हें नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहां पे स्पेसिफिक है, जहां पे जरूरत है, या वहां पे तुम्हें इसे करना पड़ेगा, ठीक है। देन मेंशन द रिएक्शन कंडीशंस। अब यार कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ जैसे मान लो कोई रिएक्शन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ही होता है, या किसी रिएक्शन को बाहर से हीट की जरूरत होती है, या सनलाइट या इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस, या कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब इन स्पेशल कंडीशंस को कहाँ लिखा जाए, कैसे मेंशन किया जाए, तो यार ये जो एरो बनता है ना, ये जो एरो बनता है ना रिएक्शन काला, इसके ऊपर
या इसके नीचे तुम मेंशन कर सकते हो ये स्पेशल कंडीशंस को, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया और इसमें मैंने ये बना दिया डेल्टा यानी ट्रायंगल। अब इस डेल्टा का मतलब पता है क्या है? अभी तक तो मैथ्स में से ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब से इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस डेल्टा का मतलब है हीट, यानी इसको तुमने हीट दी है, इसको तुमने गर्म किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया तो तुम्हारा CH3OH बन गया, ठीक है। समझ में आई कहानी? ऐसे ही ये तो हीट के लिए हो गया। अगर तुमने इसमें कुछ कैटलिस्ट डाला होता, कुछ भी कैटलिस्ट डाला होता लेट्स से, ठीक है, वो भी तुम ऊपर या नीचे लिख देते। अगर तुम्हें पता है ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा, मान लो 500 केल्विन पे होगा, तो यहां पे तुम 500 केल्विन लिखो। इससे पता चलेगा जो भी तुम्हारा रिएक्शन पड़ रहा है ना, उसको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन तभी होगा जब टेम्परेचर मेरा इतना पहुंच पाएगा। समझ में आई कहानी? कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है या स्पेसिफिक प्रेशर है या कुछ कैटलिस्ट लगाए हैं तुमने, तो वो तुम्हें यहाँ पे इस एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, एरो के ऊपर या नीचे। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उनको बैलेंस करने के बारे में पढ़ा, ठीक है। रिएक्शंस को लिखें कैसे, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनको बैलेंस कैसे करें, ये सारी कहानी हमने देख ली। अब देखते हैं कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स तुम्हें याद होना चाहिए, इनसे रिलेटेड इक्वेशंस तुम्हें याद होना चाहिए, तो वही सारी चीज़ें देखेंगे। तो बेसिक 4 रिएक्शंस, 4 टाइप के रिएक्शंस तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे चैप्टर में दिए हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन, नाम से सोचो ना यार, मिला रहे हैं ना, है दो बिछड़े हुए आशिकों को मिला रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो नाम से ही इन सबका मतलब इनके नाम से ही आ जाना है। दूसरा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? कोई चीज़ डिकम्पोज होती है यार, तुमने सुना होगा ना, डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजिशन। मान लो कोई तुमने खाने की चीज़ फेंक दी, वो डिकम्पोज होकर छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाती है, वही टूटना बिखरना, वही डिकम्पोजिशन है, ठीक है। ये मिलाना था, ये तोड़ना है। फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो फिजिक्स वाले डिस्प्लेसमेंट में मत चले यार, वो भी होता है, वो क्या शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अलग है। इसका मतलब क्या है? अल्टा पल्टी, बदला, मतलब चेंज हो जाना। डिस्प्लेसमेंट यानी एक डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो वाला डिस्प्लेसमेंट यानी जगह को बदलना। और यही जब अदला बदली, ये तो हो गया बदलना, और ये जब अदला बदली पे आ जाती है, अदला बदली मतलब इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, वो कहानी आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ से, ठीक है। चलो ये हो गए कुछ 4 रिएक्शंस जो कि हमें डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद छोटे छोटे से 2 रिएक्शंस और हैं, अभी तो छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है इनको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, एंड देन रिडक्शन रिएक्शन, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, वो भी समझेंगे। तो ये सारी चीजें, बहुत और सारी तुम्हारी एक्टिविटीज जो भी एनसीईआरटी में दी है, ये अब हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देख रहे हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था 2 बिछड़े आशिकों को मिलाना ही कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये एक है, ये एक आशिक है, ये एक आशिक है, इन दोनों को मिला दिया, अब ये दोनों साथ में हो गए, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है ये तो तुम्हें पता है, इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट, इन्हें कहेंगे प्रोडक्ट, अभी हम जस्ट सीख के आए हैं। अब यार यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फटाफट से देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है यार, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। समझ में आई कहानी? अभी तक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कोई गारंटी नहीं है कि यार रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, 4, 8, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है। क्या लिमिटेशन? यार रिएक्टेंट्स हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही होगा, प्रोडक्ट तो एक ही होगा। मिलेंगे तो मिलेंगे, एक ही बनेंगे, ऐसा नहीं छोटे 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 गुट बन गए। समझ में आई कहानी? ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो आपस में शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे, ये नहीं मिलने के बाद भी फिर अलग रह रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यार यही है कि भाई कंबाइन करेंगे और अ सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे।
द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, यानी मिलके एक साथ रहने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होने, चिपक जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब एग्जांपल, ये तुम्हारी एक्टिविटी दी हुई थी यार यहाँ पे एनसीईआरटी में। इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें इन्होंने कुछ पानी लिया है, यानी H2O लिया है। देखो इसके आगे इनके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। ये सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तुम्हारा लिक्विड है H2O यानी कि लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में है। सॉलिड होता तो आइस होता, अगर गैसेस होता तो यानी कि स्टीम होता, लेकिन लिक्विड है यानी कि सादा पानी है। ठीक है, तो इस पानी में इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड का और दूसरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा घर वाला नाम, पिट्टू नाम क्या है? इसका पिट्टू नाम होता है क्विकलाइम। ठीक है, तो ये क्विकलाइम लिया है। अब ये क्विकलाइम, जिसको हम चूना भी कहते हैं, अब इस चूने को इन्होंने पानी में डाल दिया तो कुछ इस तरह का हो गया। जब इन्होंने डाला ना, उसके थोड़ी देर बाद कुछ बीकर में रख के पानी में डाल दिया, थोड़ी देर बाद ना इन्हें बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए, ठीक है, और बन गया। और जब इन्होंने तुम्हारे फ्लास्क को छुआ, जब इस फ्लास्क को छुआ ना, तो इस फ्लास्क थोड़ा सा गर्म भी पड़ गया था, थोड़ा सा गर्म हो गया था, यानी कि हीट निकल रही थी इसमें से। ठीक है, हीट निकल रही थी, गर्म पड़ गया, यानी कि हीट का इवोल्यूशन हुआ। और देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि हमें पता पक्का है कि यार ये तो केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं? इसका पिट्टू नाम कोई बता सकता है? इसका पिट्टू नाम होता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है? स्लेक्ड लाइम। लिख लेते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये रिएक्शन ना बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम की रिएक्शन है ये। ठीक है, अभी समझेंगे इसको, इसका काम क्या है। पहले तो रिएक्शन समझ गए तुम। यार तुमने क्या किया, चूना लिया, पानी में डाला, और चूने को पानी में डाला तो उसके बाद तुम्हें दिखा कि यार उसका टेम्परेचर बढ़ गया। जिस भी बाल्टी में रख के तुमने चूने को पानी में घोला था ना, अब उसका टेम्परेचर लग गया। अगर तुम उसमें हाथ डालोगे तो हाथ में गरम गरम लगने लगेगा तुम्हें। और चूने से यानी कि क्विक लाइम से ये कन्वर्ट हो गया स्लेक्ड लाइम में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH के होल ट्वाइस में। और ये एक्वस है। इस एक्वस का मतलब पता है ना, अभी मैंने बताया था, यानी कि इसमें कुछ पानी मिला हुआ है, यानी H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तो ये एक्वस है। अब इसके ऑब्जर्वेशन देखो जरा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब एकदम फटाफट से रिएक्ट करता है, विगरसली यानी जल्दीबाजी में रिएक्ट करता है, जल्दीबाजी में पानी के साथ रिएक्ट कर देता है। प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यार हीट भी निकाल रहा है, यानी कि गर्म है, हीट निकल रही है इसमें से, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीट, एक बाई प्रोडक्ट। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो लोगों ने मिलके एक सिंगल चीज बनाई है। कैल्शियम ऑक्साइड ने और पानी ने मिलके एक सिंगल चीज बनाई है, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई कहानी? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये जो तुम्हारा स्लेक्ड लाइम बन रहा है ना, ये बहुत काम की चीज है। कभी भी तुमने देखा होगा, अगर कंस्ट्रक्शन होता है ना, जब घर वर बनते हैं, तो कुछ पहले वॉल्स पे क्या होता है, ये कुछ चूना का पेंट किया जाता है, चूने का पेंट किया जाता है। वो चूना क्या होता है ना, वो यही होता है स्लेक्ड लाइम, इसी का पेंट किया जाता है। और ये जब पेंट किया जाता है ना, तो ये उस समय जैसे ही पेंट करोगे ना, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद देखोगे, कोई फर्क नहीं पता लगेगा भी नहीं पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हल्का हल्का सा गंदा सा व्हाइटिश सा फील आएगा, मतलब प्रॉपर होगा भी नहीं वो। ठीक है, लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाता है ना कुछ दिनों के लिए, 2 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ना, और कुछ बदलाव होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पे, तब एकदम से फिनिश निकल के आती है 2 से 3 दिन 4 दिन बाद। और वो क्या होता है, वो रिएक्शन, वो भी हम देखेंगे। वो रिएक्शन ये वाला रिएक्शन होता है, जब तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो भरी पड़ी है, कितनी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ जरा कमेंट में फटाफट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी CaCO3 बनाता है, और साथ में थोड़ा सा पानी बनाता है, जो कि इवेपोरेट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन होती है जब चूने को लगा के तुम्हारी दीवारों पे छोड़ दिया जाता है ना, तो 2 या 3 दिन के बाद ये रिएक्शन होती है। और ये जो होता है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल तुमने सुना है, मार्बल है, व्हाइट मार्बल जमीन पे बिछाते हैं, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। मतलब ये कुछ मार्बल वाली फिनिश देता है। केमिकली ये मार्बल बन गया, केमिकली तुम्हारी दीवार पे तुमने मार्बल की फिनिश लगवा ली ये चूना लगा के,
समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा के। तो ये रिएक्शन बहुत काम का है क्योंकि ये व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। व्हाइट वॉशिंग में यही रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, तुम पूछ रहे थे ना, तुम तो याद करो मैंने स्टार्ट में बोला था केमिस्ट्री तुम्हारी जिंदगी में ऐसी घुसी हुई है ना जैसे कभी वो घुसी हुई थी। ठीक है, वो तो चली गई, ये नहीं जाएगी, ये रहेगी जिंदगी भर। ठीक है, तो यार ये रिएक्शन बहुत काम का है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, एंड गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। शाइनी फिनिश क्यों देती है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल जैसी फिनिश आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला मार्बल का भी होता है। मार्बल को अगर केमिकली लिखा जाएगा ना तो वो यही लिखा जाएगा CaCO3। समझ में आया, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख, अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे थे ना अपन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 जोड़ो 1 बनाओ, ये भी वही है। कार्बन ले लिया अपन ने सॉलिड फॉर्म में, यानी कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जैसे अपन ने चारकोल ले लिया, वो भी तो कार्बन का ही फॉर्म होता है सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन ले लिया। अब जब कार्बन को हम जलाएंगे, मान लो कोयला ले आया, उसको तुमने जला दिया, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है ही, तो वो हो गया तुम्हारे 2 चीजें, तुमने कार्बन को ऑक्सीजन को मिला दिया तो तुम्हारा बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक प्रेमी एक प्रेमिका मिल गए, शादी हो गई, एक एंटाइटी बन गए। ठीक है, कंबाइन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही देखो, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, उसको ऑक्सीजन से तुमने रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठप, पानी बन गया। ये पानी आ गया। ठीक है, ये भी गैसियस था, ये भी गैसियस था, और दोनों मिलके बन गए लिक्विड। अगर जरा देखो यार केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना, मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया था केमिकल रिएक्शन में कुछ नया बनता है, यानी केमिकल चेंज यही होता है जिसमें कुछ नया बनकर निकल के आता है। यार हाइड्रोजन जो है ना, कभी तुमने पढ़ा होगा ना अपने क्लासेस में, अगर तुम कोई टेस्ट ट्यूब है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसके पास अगर तुम एक माचिस की तीली लेके आओ जलती हुई, माचिस की तीली जलती हुई लेके आओगे ना, तो इसके हाइड्रोजन के पास लेके आओगे, ये तो ये भप 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 ऐसे भट 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 करके फूटने लगेंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होती है ना, ये जलती है। और ये कैसे जलती है? ये एक्सप्लोड करके, छोटे छोटे भट 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 करके जलती है, एक्सप्लोड करके। तो ये आग को बढ़ावा देती है, यानी आग को सपोर्ट करती है, आग को जलती है, आग से जलती है। वहीं पे ऑक्सीजन, यार बिना ऑक्सीजन के तो आग लग ही नहीं सकती। कभी ट्राई करना, ठीक है, अगर तुम माचिस जलाओ, रख दो और उसके ऊपर एक ग्लास उल्टा करके रख दो, जैसे ही उसके अंदर ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होगी, माचिस बुझ जाएगी। तो यार ये भी ऑक्सीजन के लिए बहुत जरूरी होती है। दोनों ही आग जलवाते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये जलती है आग से और ये जलवाती है, लेकिन जो इनको रिएक्ट करके बन रहा है ना फाइनली पानी, ये आग बुझाता है। तो 2 बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट चीजें मिलके एक नई चीज बना दे रही हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। तो ये है यार ब्यूटी हमारे केमिकल रिएक्शंस की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार एक्सोथर्मिक, अभी हमने देखा जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन था ना, यानी कि हमने क्या लिया, पहले चूना लिया, उसको पानी में भिगोया, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, अब वहां पे कुछ हीट निकल रही थी, याद करो। अब ये हीट निकलती है, तो हीट मतलब थर्मल। ठीक है, ये चीज तो पता होगी तुम्हें कि हीट को हम थर्म के नाम से भी जानते हैं। यानी कि थर्म अगर कहीं शब्द आ रहा है ना, थर्मल या थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोमीटर, ये सब चीजें हीट से रिलेटेड ही होती है। तो ये भी हम यहां पे यही पढ़ने वाले हैं। अब जिस किसी में भी हीट निकलती है जिस रिएक्शन में, उसको हम एक और नए नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक। याद करो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि चेंज इन टेम्परेचर भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शंस की, तो वही है। अगर हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक, अगर हीट दी जा रही है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। वो भी अभी देखेंगे, वेट करो, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो ये वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अभी हमने एक देखा, कौन सा वाला था यार? वो रिएक्शन था हमारा जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को, लिख दे क्या यहाँ पे, लिख दे क्या, चलो, CaO को हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। हीट को मैंने डेल्टा से लिख दिया, यानी कि ट्रायंगल से लिख दिया है। समझ में आई? ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब देखो एक और रिएक्शन दिखाता हूं यहाँ पे, ये कुछ एग्जांपल्स है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि भाई मेरे को एग्जांपल दे दो 2-3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, तो तुम्हारे दिमाग में छपे होने चाहिए फटाफट, बस नाम देखते ही, पढ़ते ही पेन चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है यार? नेचुरल गैस तुमने सुना होगा ना, CNG होती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वही वाली नेचुरल गैस। अब वो नेचुरल गैस एक्चुअल में होती है केमिकली क्या होती है? वो होती है हमारी मीथेन, CH4। ठीक है,
केमिकली इसका नाम होता है मीथेन। जो तुम्हारी बायोगैस होती है वो भी मीथेन होती है, ठीक है। तो CH4 को जब हम बर्न करेंगे, बर्न हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो बर्निंग हो ही पॉसिबल ही नहीं है। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैसियस ये भी गैसियस, जब इन दोनों को बर्न किया जाएगा ना तो हमारा बन जाएगा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि एवापोरेट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, गैसियस मतलब स्टीम की फॉर्म में, और जो कि एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये बर्निंग है। अब यहां पे भी कुछ हीट निकल रही है, इसको जलाया जाता क्यों है या नेचुरल गैस को जलाया जाता क्यों है? इसको जलाया ही इसलिए जाता है कि यहां से कुछ हीट निकले और इस हीट से हम भांति भांति प्रकार के काम करें, यानी कि खाना पका सके, यानी कि अपनी गाड़ियां चला सके। सीएनजी से तुमने देखा होगा ना, ऑटोस चलते हैं या कार्स में भी सीएनजी किट होती है, वो गाड़ी चलाने के लिए ही होती है। तो हम सीएनजी को जला ही इसीलिए रहे हैं कि वहां से हमें एनर्जी मिले हीट की फॉर्म में, जिसको हम यूज करके अपनी गाड़ियां चलाएं, समझ रहे हो। तो इसको जलाया ही इसके लिए, इसमें जो हीट निकलती है उसके लिए जाता है, ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, यार सांस ले रहे हो ना, देख रहे हो केमिस्ट्री कहाँ कहाँ बसी हुई है, तुम्हारे गुर्दों में, तुम्हारे फेफड़ों में, गुर्दों में फेफड़ों में बसी हुई है केमिस्ट्री, ठीक है। रेस्पिरेशन जो तुम दिन रात करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता तब भी करते हो, वहां पे भी केमिस्ट्री है यार। ये जो होता है ना C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन पता है ना तुम्हें क्या होता है? सांस लेना नहीं होता है सिर्फ, रेस्पिरेशन होता है सांस ली उसके बाद जो तुम्हारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका टूटना, बिखरना, वहां से एनर्जी का निकलना, वो होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है जो गैसियस फॉर्म में होता है, और बनता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और एनर्जी, जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं बोल रहा हूं, जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम देख रहे हो मेरी वीडियो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी भी किसके फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में, ठीक है। ये एनर्जी भी हीट के ही फॉर्म में ही होती है। तो ये सारे ही रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं। फाइनली डिकम्पोजिशन ऑफ किचन वेस्ट, यार किचन में तुम्हारे जो कचरा बचता है ना, जो छिक्कल विक्कल बचते हैं सब्जियों के, वो पिज्जा पैकेट का कचरा नहीं कह रहा हूं कि मान लो पिज्जा बॉक्स डाल दिया तुमने, वो नहीं है, जो कि नेचुरल बायोडिग्रेडेबल सामान है, वो जब डिकम्पोज होता है, तुमने गाँव वाँव में देखा होगा ना, खाद बनाते हैं उसकी, क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल सामान होता है, या काउ डंक होता है, या किचन वेस्ट होता है, सब्जियों के छिक्कल होते हैं, इन सबको जब डिकम्पोज किया जाएगा ना, जब इनकी खाद बनाई जाएगी ना, तो यार ये डिकम्पोजिशन में भी जो गैस बनती है, यहां पे भी मीथेन बनती है। और ये मीथेन जो बनती है ना, इस मीथेन का इस्तेमाल भी हम फर्दर इसी तरह से किया जा सकता है जिस तरह से ये हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ भी हीट रिलीज होती है, बहुत गर्म टेम्परेचर हो जाता है वहाँ जब ये खाद बनने का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो यार ये सारे एग्जाम्पल्स थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। चलो अब नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन, अभी एक हमने देखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ को चले गए। अब जो सेकंड टाइप का रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी तोड़ना ताड़ना, मैंने स्टार्ट में बताया था तुम्हें। तो देखो यहां पे क्या है ना, वहां पे शादी करवा रहे थे, यहां पे हम डिवोर्स करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लो यहां पे क्या हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है। ए बी एक साथ थे, इनको अलग अलग करना, इनको अलग अलग कर दिया हमने, तो वो डिवोर्स कर दिया, और ये हो गए हमारे अलग अलग, यानी डिकम्पोज्ड हो गए। अब ये तीन तरह से हो सकता है, यानी कि डिकम्पोज अपने आप कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं होती है, याद रखो। अगर दो लोग साथ में है ना, अगर एक कपल है साथ में है ना, तो वो कभी भी अपने आप से अलग नहीं होंगे, वो तीसरे की एंट्री होगी बीच में, ठीक है। वो तीसरे की एंट्री की वजह से ही दोनों अलग अलग होंगे। तो यहां पे कोई तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा यहां पे या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। देख लो एक बार, या तो हीट हो सकती है, यानी कि एक कंपाउंड तुमने लिया, उसको तुमने हीट करा, वो टूट के अलग अलग बिखर गया, पहला केस। दूसरा, या तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, यानी कंपाउंड लिया, उसमें तुमने झटके दे दिए, बिजली के झटके दे दिए, और तब वो टूट के अलग अलग हो गया। तीसरा केस, जब तुमने एक कंपाउंड लिया, उसमें तुमने सनलाइट में रख दिया, यानी सूरज की कड़कती हुई तड़कती धूप में रख दिया ना, जून की धूप में, और फिर वो अलग अलग हो गया। तो इस तरह से तीन प्रकार के हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे यार हीट की मदद से कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक्टिविटी 1.5 की मदद से। इसमें इन लोगों ने क्या किया है ना, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डाला फेरस सल्फेट FeSO4 और उसको गर्म करने लग गए। देख लो यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है, गर्म कर रहे हैं। यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खुद से घर पे ट्राई मत करना कि कटोरा लिया डाला और आग जला के बैठ गए उसको गैस पे रख के, ऐसे बिल्कुल मत करना। पता चले कोई गैस वैस निकले, नाक में चढ़ गए, नशा चढ़ गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्लास में अपने लैब में करना, स्कूल लैब में अपने टीचर के साथ, ठीक है, पूरी ऑब्जर्वेशन, पूरे सेफ्टी के साथ। चलो अब देखते हैं क्या होगा इसमें। सबसे पहले इसमें जो FeSO4 था ना, इसका रंग बदलता है, रंगा चेंज हो जाती है। कैसे देख लेते हैं। देखो जो ये तुम्हारा FeSO4 था ना, ये कभी भी अकेले नहीं रहता है, ये अकेले नहीं रहता है। जैसे तुम लोग भी क्लास में जाओगे तो 2-4 लोग मिलके बैठते हो ना, अकेले तो नहीं बैठते हो। तो ऐसे ही ये भी कुछ लोगों को लेके बैठता है, जो कि होता है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O, ठीक है। अब जब सबसे पहले इसको गर्म किया जाएगा, जब इसको हीट किया जाएगा ना, जब इसको हीट किया जाएगा तो सबसे पहले ये इधर उधर वाले दोस्त ही भागते हैं, और जब ये इधर उधर वाले दोस्त भागते हैं तो इसका रंग चेंज हो जाता है। फिर ये सिर्फ बचता है FeSO4। इनिशियली इसका रंग था ग्रीन, अब इसका रंग हो जाता है व्हाइट। जब इसको गर्म किया जा रहा है, जब दिख रहा है भाई नरक की आग इसको जलाने वाली है, तो इसका रंग चेंज हो जाता है। फर्दर जब इसको और हीट किया जाता है ना, और हीट किया जाता है, तब ये टूटना स्टार्ट होता है। टूटने की तो बात करने वाले हम, डिकम्पोजिशन। अब इसका डाइवोर्स होना स्टार्ट होगा। डाइवोर्स होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस कुछ गैसेस SO2 और SO3, जो कि तुम्हें यहां पे भी लिखी हुई हैं, वहां पे मत देखो, यहां पे देख लो, ठीक है, यहां पे क्लियरली दिख रही है। FeSO4 जो था सॉलिड फॉर्म में, सबसे पहले तो इसका रंग चेंज हुआ, ये ग्रीन से हो गया व्हाइट, और फिर फर्दर हीट करने पे इसमें Fe2O3 बन गया, SO2 बन गया, SO3 बन गया। अब इनिशियली ग्रीन से व्हाइट, और फिर व्हाइट पे और गर्म करने पे कुछ इस तरह का पाउडर बन जाता है। ये क्या है, मिर्ची पाउडर। नहीं, मिर्ची नहीं है, खाने में डाल के खा मत जाना, मिर्ची पाउडर नहीं है, ये है Fe2O3। अरे सर ये क्या वही रस्ट है क्या जो आयरन पे लग जाती है? हाँ ये वही है, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 है, ठीक है। साथ में दो गैसेस भी निकलती हैं, SO2 और SO3। यार बड़ी पंजेंट गंदी सी स्मेल होती है, बहुत बदबूदार, जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है ना, कुछ इस तरह की स्मेल होती है, बहुत बदबूदार, है ना। वहां अगर रिएक्शन हो रहा हो ना, पूरी लैब में फैली हुई मिलेगी तुम्हें महक। तो यार ये होता है जिसमें हमने हीट की मदद से इनका डाइवोर्स करवा दिया। कुछ ऑब्जर्वेशन देख लो फटाफट से। यार ग्रीन क्रिस्टल थे ना, वो व्हाइट में हो जाता है, और फिर फाइनली अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ के ब्राउनिश ब्लैक कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये तुम्हारी मिर्च की तरह दिखती है, लाल मिर्च की तरह, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि Fe2O3 बन जाता है, ठीक है। फिर SO2 और SO3 भी निकल रही है इसमें से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जो कि वही सड़े हुए अंडे वाली स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर वो अंडे वाली स्मेल ना एक बार सूंघ लोगे ना, तो भगवान कसम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सल्फर, क्योंकि वहां पे बर्निंग और सल्फर भी हो रहा है, इसीलिए ये स्मेल यहां से आने लग रही है। समझ में आई? ये होता है जब हम गर्म करके चीजों को तोड़ते हैं। और यार 1.6 भी है, इसमें भी सेम किया गया है। देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ट्रायंगल का मतलब हीट ही दी हुई है। अब हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट की मदद से जब डिकम्पोजिशन कराते हैं ना, तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। लिख लें क्या? लिख लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो जी, तो यार ये वाला तो देख लिया था आपने। हाँ, अब यहां पे क्या किया गया है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। अरे करा क्या, ये तो बताओ पहले। तो यहां पे सबसे पहले हमने लेड नाइट्रेट लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट लिया, और उसको हमने गर्म किया। देखो यहां पे कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट ले लिया इसमें, और इसको फिर से गर्म करने लग गए। फिर टेस्ट ट्यूब ले लिया, फिर टोंग पकड़ लिया और आग लगा दी नीचे से। लेड नाइट्रेट लिया आपकी बार, इसको जब गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, ये भी दो चीजों में टूटता है। टूट कितने में भी सकता है, लेकिन टूटेगा कौन? एक। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन में 2 या 3 लोग मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था। डिकम्पोजिशन में एक ही चीज टूट के 2, 3, 4, 5 कितनी भी चीजें बना सकती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट को जब हमने लिया और इसको गर्म किया, तो लेड ऑक्साइड बन गया और NO2 बन गया, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है, और ऑक्सीजन बन जाता है।
सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है और ऑक्सीजन बन जाता है। अब यहां पे इसके होते हैं ब्राउन फ्यूम्स, याद रखने हैं यार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक है, जब कभी भी लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। वो किसके होते हैं? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं, ठीक है। अब यहां भी देखो, सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2-3 चीजों में बिखर गया, और ये बिखरने को ही कहते हैं डिकम्पोजिशन, और क्योंकि हीट की वजह से हो रहा है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो हमारा मार्बल वाला था। याद करो, मार्बल बनाया था ना हमने, उसको जब हमने हीट किया तो ये उल्टा रिएक्शन हो गया, उल्टा हो गया। वहां पे सीधा हो रहा था, वहां पे ये बन रहा था, अब की बार यहां से कुछ और बन रहा है। और वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है तुम्हारा चूना और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओह माय गुडनेस, समझ में आई कहानी? यार वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था CaCO3, CaCO3। यहां पे इसका उल्टा, CaCO3 का जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, यानी वो मार्बल को हीट किया जाएगा ना, तो बनेगा तुम्हारा चूना, यानी CaO सॉरी क्विक लाइम, और साथ में बन जाएगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई कहानी? चलो जी, क्विक लाइम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सीमेंट। अभी जो क्विक लाइम बन रहा है ना, इसका बहुत यूज है। क्या यार? सीमेंट इंडस्ट्रीज, तुम्हारी जेके बिरला सीमेंट, ये वाला सीमेंट, बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो ये सारी सीमेंट इंडस्ट्री तुम्हारा क्विक लाइम का ही इस्तेमाल करती है। हाँ, तो एक चीज शायद मैं बताना तुम्हें भूल गया, वो था कि यार कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करते हैं। दो सिंपल, एक तो सबसे पहले यार माचिस जला के उसके पास ले जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा आग को जलाती ही नहीं है, बुझाने में काम करती है, तो यार माचिस बुझ जाएगी। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा यार टेस्ट यही ले सकते हो तुम। क्या? सबसे पहले तुम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको तुम इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ। अगर तुम्हें चेक करना है ना कि यार कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रही है नहीं निकल रही है, तो ये वाला सॉल्यूशन जो है ना, इसको तुम उस सोर्स के पास ले जाओ। अगर ये व्हाइट कलर का हो जाता है, अगर ये अपना कलर चेंज करके व्हाइट कलर का हो जाता है ना, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे। और व्हाइट कलर का क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि व्हाइटिश कलर का होता है। ये होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड, की पानी की तरह लिक्विड होता है। अगर ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड पे जाने के बाद, अगर मतलब किसी गैस से रिएक्ट होने के बाद ये कलर में आ जाता है, तो वो गैस कौन सी थी? वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई कहानी? तो यार ये है तुम्हारे थर्मल डिकम्पोजिशंस। अब यार देखो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब याद करो, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन किया जा रहा है। क्या किया? एक मग्गा ले लिया, नहाने वाला मग्गा होता है ना, उसी तरह का एक मग्गा ले लिया, और उस मग्गे में 2 छेद कर दिए, 2 टेस्ट ट्यूब उल्टे करके लगा दिए, उनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब क्या किया गया भाई? इन दोनों में एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा के करंट पास करा दिया गया। अब जब इन दोनों से करंट पास कराया गया, तो यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। वो क्या थी यार? दोनों टेस्ट ट्यूब में ना कुछ बबल्स आने लगे, और सेम टाइप के बबल्स नहीं होंगे, वो अलग अलग प्रकार के बबल्स होंगे। कैसे? देख लेते हैं। देखो, इसमें लिखा भी है, एक में तुम्हारे ऑक्सीजन के बबल है और एक में तुम्हारे हाइड्रोजन के बबल है। अब ये कैसे पता लगेगा किसमें कौन से बबल है और क्यों आए ये बबल? अच्छा, इनको यहाँ पे रबर कॉक लगा के रोक भी दिया, कहीं ऐसा नहीं सारा पानी निकल जाए बाहर। समझ में आया? तो क्या करा यार? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स। यार ये तो पता है ना, ये वाले इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये ग्रेफाइट का जो काला कलर दिख रहा है, इसको भी इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। दिस बबल्स डिस्प्लेसेस द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में पानी था ना, इस पानी को ये बबल्स डिस्प्लेस कर देते हैं और पूरे में बबल ही हो जाते हैं। अब ये बबल आ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, यानी कि जब तुम पानी में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के और करंट पास करोगे ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। यानी इलेक्ट्रोड्स के पास एक पे हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगेगा, एक पे, यानी जो पानी है ना H2O, वो टूटने लगेगा। जो तुम्हारा H2O है ना, जो तुम्हारा H2O है वो टूटने लगेगा। किस में? वो टूटने लगेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इस तरह से कुछ टूटने लगेगा। एक जगह हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगेगा, एक जगह ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो एक में तुम्हारा हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगता है, जो कि तुम्हारा ये वाला है, इस पर हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगेगा, इस पे ऑक्सीजन। तो ऐसे ही ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन चेकिंग ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिसपे कैटायंस आके चिपकते हैं, यानी पॉजिटिव वाले आके चिपकते हैं। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव यानी एनोड वो होता है, इसमें एनायंस यानी नेगेटिव वाले आके चिपकते हैं। तो याद रखना यार, पॉजिटिव वाला जो होता है ना, वो कौन होता है? वो होता है तुम्हारा एनोड,
और नेगेटिव वाला जो होता है ना वो होता है तुम्हारा कैथोड। अब यहाँ पे देखो जो एनोड था ना इस पे एनायंस यानी नेगेटिव वाले पॉजिटिव पे नेगेटिव वाले आगे चिपकेंगे, यानी OH वाले इस पे आगे चिपक रहे होंगे। और कैथोड जो होता है ना इसमें नेगेटिव वाले ये नेगेटिव होता है यानी इस पे पॉजिटिव वाले चिपकते हैं, यानी हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे आके चिपक रहा होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से कहानी हो रही होगी तुम्हारी। और ये इस तरह से ये टूट रहा होगा। वाटर जो है ना वो दो हिस्सों में टूट जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से। समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए ये है इलेक्ट्रोलिसिस। यार ये कुछ पॉइंट्स है ना, ऑब्जर्वेशंस, ये अपने को पता होना चाहिए। क्या भाई? दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स आ रहे हैं और वो बबल्स अलग अलग है, एक पे हाइड्रोजन के बबल है, एक पे ऑक्सीजन के बबल है। किस पे क्या है ये चीज यार याद रखनी बहुत जरूरी है। देखो H पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा किस पे जाएगा? नेगेटिव वाले पे, और नेगेटिव वाला होता है कैथोड्स। और OH नेगेटिव होता है तो हमेशा किस पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे, और पॉजिटिव वाला कौन होता है? एनोड। समझ में आई कहानी? सिंपल सी, खत्म कहानी। तो फोटोलिसिस मतलब लाइट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना। यार दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखे भी हुए हैं, तुम लोग अगर देख पाओ। ये देखो AgCl को हमने सनलाइट डाल के तोड़ दिया, किसमें? Ag में और Cl में। ऐसी AgBr के साथ भी हमने किया। देखो एक ये एक्टिविटी है आसानी से तुम्हारी, क्या? एक चाइना डिश ले लो, कुछ नहीं कटोरा है, उसमें तुम AgCl या AgBr का केमिकल डाल दो और सनलाइट में से रख दो, तो क्या होगा ना, कुछ डिकम्पोजिशन यानी टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो कि भले ही हम नहीं करते आजकल, तो फोन से ही फोटो खींच लेते हैं, है ना। पहले करते थे, जब तुम्हारे पापा के जमाने से भी पहले वाले जमाने में करते थे, तो वहां पे क्या होता था ना, जो फिल्म बनती थी ना वो AgCl कोटेड या AgBr कोटेड होती थी। फिर जैसे ही क्लिक किया जाता था ना किसी के फोटो, तो उसका शटर खुलता था, लाइट अंदर आती थी, अब उसमें इंप्रेशन बन जाता था, पड़ जाता था। जैसे ही लाइट अंदर आती थी ना, तो क्या होता था, सामने एक बंदा खड़ा है, उस बंदे को तो वो एरिया डार्क आता है, उसके अगल बगल का हिस्सा ब्राइट आता है। तो ब्राइट आता है ना वो एरिया, मान लो जैसे ये एक इंसान खड़ा हुआ है, बड़ा गंदा सा इंसान बना दिया मैंने, हाँ ये जैसे कोई भूत सा खड़ा हुआ है, मान लो इंसान खड़ा हुआ है। अब जब इसकी फोटो क्लिक करा जाएगी ना, तो ये वाला तो एरिया डार्क ही आएगा, लेकिन यहां से बाकी जो एरिया है ना, यहां से जो लाइट आएगी, इसका इंप्रेशन तो उस फिल्म पे आ जाता था। और ये फिल्म पे जो इंप्रेशन आता था उसकी वजह से क्या होता था, ये Cl उस एरिया को उड़ जाता था, सिर्फ Ag रह जाता था। अब ये क्योंकि Ag रह जाता था, Ag होता है व्हाइटिश या ग्रेइश कलर का, तो वहां पे वो ग्रेइश कलर वहां पे इंप्रेशन आ जाता था। अब कहीं पे ज्यादा लाइट आ रही है तो वो डार्क हो जाता, वो एरिया और ज्यादा लाइट हो जाता है, किसी पे कम लाइट आ रही है तो वो डार्क रह जाता है। तो ऐसे ही कुछ टोन्स क्रिएट हो जाती थी और ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हो जाती थी। ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं होती थी, लेकिन पॉसिबल हो जाता था। तो यार ऐसे ही यही ऑब्जर्वेशंस फटाफट से इस एक्टिविटी में देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रे कलर का सिल्वर था हमारा, टूटने के बाद क्लोराइड या Br उड़ जाता है, सिर्फ सिल्वर रह जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है फोटोलिसिस की कहानी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार देखो यहां पे भी दिया हुआ है, मियां बीवी और वो। अब ये वो तो घुस गया बीच में, अब मियां बीवी को कर दिया, यानी किसी एक को कर दिया अलग। वही कहानी जो आजकल न्यूज में तुम देख भी रहे हो, हैं आजकल या तो डब्बे में पैक कर दे रहे हैं या फिर फ्रिज में पैक कर दे रहे हैं। तो भाई वही पैकिंग वाली कहानी चल रही है हमारे केमिकल रिएक्शंस में भी। यार जिंदगी से बहुत रिलेटेबल चीजें हैं, बड़ी ज्यादा रिलेटेबल है हमारी केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो कुछ नहीं है यार, सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने जिंक लिया है और कॉपर सल्फेट लिया है, ये दो चीजें ली है। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं ना, जब आपस में इन दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं, तो कुछ होता है। जैसे मान लो जिंक के पास थे बहुत सारे पैसे, और यहाँ पे जो सल्फर था ना, सल्फेट SO4, ये यार ये कॉपर के साथ रह रहा था, लेकिन कॉपर के पास ज्यादा पैसे थे नहीं, बेचारा गरीब सा था, लेकिन रह रहा था पहले से। लेकिन जब सल्फेट ने देखा जिंक को कि इतने सारे पैसे, तो ये सल्फेट जिंक के साथ कूद के आ गया और बेचारे कॉपर को लात मारा और नीले रंग के डब्बे में पैक करके रख दिया। खैर जिंदा छोड़ दिया, जिंदा है अभी हमारा कॉपर, ठीक है, हाल चाल इसके अच्छे हैं, लेकिन अलग हो गया और ये जिंक के साथ सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी ए बी एक साथ है, सी था, सी ने बी को लात मारी और ए और सी इकट्ठे हो गए। वही कहानी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ऐसे देखो ये भी केस वही है, ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, ये तुमने जिंक की रॉड डाली है और ये जिंक पे क्या हुआ, अब जब तुमने इसमें इसको मिक्स कर दिया तो ये जो सॉल्यूशन बन गया ना, ये क्या बन गया, ये ZnSO4 का बन गया। और जो कॉपर था, अब कॉपर कहां जाए उसको तो पता ही नहीं है कहां जाऊं, तो वो बेचारा मारा भटकता इस पे जम गया, तो ये वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे एक और है, देखो लेड है और कॉपर क्लोराइड है।
लेड है, कॉपर क्लोराइड है, वही कॉपर बेचारा बड़ा परेशान है, जिस सब लात मार देते हैं कॉपर को। क्लोराइड बेचारा कॉपर के साथ बैठा हुआ था पहले, लेकिन जैसे इसको लेड दिखा, जैसे ही लेड दिखा, इसने कहा कॉपर तेरी ऐसी कम तैसी, तेरे को मारूंगी लात और भाई अलग हो जाएंगे। कॉपर को कर दिया दरकिनार और लेड के साथ आके बन गई कहानी। ठीक है, तो यार ये रहता है, कॉपर क्लोराइड से कन्वर्ट हो गया लेड क्लोराइड में और कॉपर को लात मार के अलग कर दिया। तो यही है यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई कहानी? बहुत रिलेटेबल है यार, सोचो जरा, देखो आसपास की दुनिया देखो और रिलेट कर लो केमिस्ट्री से। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.9। यार ये मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख भी लेना। क्या करते हैं यार, एक कॉपर सल्फेट है, इसमें आयरन की नेल्स डाल दी हैं फिर से। अरे कॉपर को तो इतना लात मारा है ना बेचारा, क्या ही बताऊं मैं। ये फिर से कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, बहुत बेचारा है यार कॉपर सल्फेट। अब कॉपर को, कॉपर सल्फेट में हमने डाल दिया आयरन की नेल। अब ये आयरन जो है, ये जो आयरन है ना, ये जो आयरन है ये भी ज्यादा पैसे वाला है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव। ज्यादा पैसे वाले का मतलब है ज्यादा रिएक्टिव है। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सल्फेट ने फिर से कॉपर को छोड़ा और आयरन से जाके अपनी जोड़ी बना ली, और क्योंकि आयरन से जोड़ी बना ली तो ये कन्वर्ट हो गया FeSO4 में और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। अब अकेला कॉपर कहां जाए समझ में नहीं आ रहा, मारा मारा भटक रहा है, तो जाके ये इस पे चिपक गया, ये अपनी नेल पे चिपक गया। और देख रहे हो सॉल्यूशन, ये था ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का। अब जो सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो गया, कुछ ग्रीनिश कलर का हो गया। ये ग्रीनिश कलर का कौन है? FeSO4 है। ठीक है, ब्लू कलर का कौन था? ये CuSO4 था। समझ में आई कहानी? कॉपर चिपक गया इस नेल पे आके। तो यही होता है यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये रिएक्शन दी हुई है देखो, Fe है, आयरन की नेल थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब सल्फेट ने लात मारी कॉपर को और आयरन के साथ जाके मिल गया तो FeSO4 बन गया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। समझ में आई कहानी? ये होता है यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे अक्षय कुमार साहब, ठीक है यार, खिलाड़ी मास्टर। तो भाई इनका तो ये फेमस है ना, वही हो रहा है, इधर का इधर, इधर का उधर, वही हो रहा है सिस्टम। ठीक है, स्वैपिंग कहानी चल रही है यार। देखो A B एक साथ थे, C D एक साथ थे, तो अब क्या हुआ, A ने जाके C को पकड़ लिया और B ने जाके D को पकड़ लिया। ये दोनों हो गए एक साथ और ये दोनों एक साथ। ठीक है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो भाई यहां पे ये कहानी बन गई। अब ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पहले, कॉपर को बेचारे को ऐसे छोड़ दिया जाता, लेकिन अब की बार कॉपर को भी कह रहा है अरे तू परेशान मत हो, ले तू भी खुश रहे। ठीक है, इस तरह से कुछ चल रहा है। चलो अब ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं एक एक्टिविटी की मदद से। जैसे ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को डाल दिया। ठीक है, कॉपर को अभी भी नहीं लेके आए हैं, देख रहे हो, सोडियम सल्फेट ले लिया और बेरियम क्लोराइड ले लिया। लिख ले, क्या लिखा हुआ है देखो, Na2SO4 ले लिया और BaCl2 ले लिया। इन दोनों को जब आपस में हमने रिएक्ट करवाया तो कुछ इस तरह से होगा ना, ये जो क्लोरीन वाला है ना ये जाके सोडियम से जुड़ जाएगा और ये जो सल्फेट वाला है ये जाके बेरियम से जुड़ जाएगा। ठीक है, अल्टा पल्टी हो जाएगी, अल्टा पल्टी। ठीक है, अदला बदली। तो देखो बेरियम जब जुड़ गया तुम्हारा सल्फेट से तो ये बन गया बेरियम सल्फेट, और सोडियम जब जुड़ गया क्लोरीन से तो ये बन गया तुम्हारा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन नेम सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, फटाफट से लिख दो कमेंट में यार। कॉमन सॉल्ट होता है मेरे लाल, कॉमन सॉल्ट, जो अभी खाया है तुमने, जो अभी जस्ट खा के आ रहे हो, मतलब थोड़ी देर पहले भी हो सकता है खाया हो तुमने। ठीक है, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दोनों ही खुश रहते हैं, सब खुश हैं। ठीक है, चारों के चारों खुश हैं इसमें। तो कुछ इस तरह का बन जाता है। अच्छा ये देखो क्या दिख रहा है, ये तुम्हें कुछ सफेद सफेद सा दिख रहा है यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट, इसका प्रेसिपिटेट बनता है। कैसे कलर का? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का इसका प्रेसिपिटेट बनता है। और NaCl तो नमक है यार, ये तो सॉलिड होता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे जब तुमने इसको मिक्स किया ना, ये सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को जब तुमने मिक्स किया तो यहाँ पे ये कुछ प्रेसिपिटेट बन गया। और ये क्या है, ये BaSO4 है। और नीचे कुछ सॉलिड से जमा हो जाता है,
जिसको कहते हैं NaCl, जो तुम्हारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लिखा भी होगा यहाँ कहीं, देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, तो यार ये रहती ही कहानी अपनी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ गए, क्लियर है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 4 रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद 2 और देखे थे हमने, वो 2 फटाफट से समझ लेते हैं। एक था यार ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यार, ऑक्सीडेशन बहुत कॉमन है, अभी हमारे सिलेबस में ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11-12 में ना बहुत काम आने वाला है तुम्हारे केमिस्ट्री में। तो ऑक्सीडेशन 2 टाइप से हो सकते हैं, 2 चीज़ों से। जैसे नाम दे रहा है ना, तुम्हें नाम में ऑक्सीडेशन लिखा है, ऑक्सीजन नाम में आ रहा है, इसके यहाँ बना भी हुआ है, तो यानी कि एक तो या तो तुम ऑक्सीजन को ऐड कर दो, तुमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर तुम हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दो, हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ऑक्सीडेशन है। दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। देख लो यहाँ पे, देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, अब तुमने कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और CO2 बन गया। कार्बन में तुमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, अब जब ऐड ऑफ ऑक्सीजन है तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। वहीं पे दूसरा देखो, दूसरा देख लो, यहां पे H2S है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहां पे क्लोरीन है। अब यहां पे तुमने क्या किया, इस सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड में से तुमने हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, और माइनस करके सिर्फ ये सल्फर रह गया, सिर्फ सल्फर रह गया, हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो गया, यहां पे ऑक्सीजन प्लस हुआ था, यहां पे हाइड्रोजन माइनस हो गया, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ में आई, या तो ऑक्सीजन जोड़ दो या हाइड्रोजन माइनस कर दो, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक चीज, एक टर्म यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडाइज कराता है, समझ रहे हो। एक तो हो गया कि भाई तेरा भला हो गया, तेरा भला हो गया, तू बड़ा खुश है। एक होता है तेरा भला कराया किसने, मैंने कराया तेरा भला, भाई मैंने, तो मैं हूं तेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा। जो ऑक्सीडाइज कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल सा। अ सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन ऐड करवाता है या हाइड्रोजन निकलवाता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें जरा सा ध्यान से देख लो, पहले वाले में ऑक्सीजन किसने ऐड करवाया, ऑक्सीजन, यार ऑक्सीजन नहीं तो ऐड करवाया, इसी वाले ने तो इसमें ऐड करवाया ऑक्सीजन, तो ये जो O2 है ना, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में यहां पे हाइड्रोजन किसने हटवाया, हाइड्रोजन किसने हटवाया, किसने जिम्मेदारी ली, यार ला मुझे दे दे, अपने गम तुम मुझे दे दे, अपने हाइड्रोजन मुझे दे दे, ये किसने कहा, ये Cl2 ने कहा, तो ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Cl2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, समझ गया। जो हाइड्रोजन निकलवाए या जो ऑक्सीजन जुड़वाए, वो होता है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होता है रिडक्शन, रिडक्शन भी बहुत सेम है यार। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन को ऐड करवा दो या फिर ऑक्सीजन को माइनस करवा दो, या तो ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन को जुड़वा दो या ऑक्सीजन को निकलवा दो। आओ देख लेते हैं 2 रिएक्शंस। पहला देखो, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और बन रहा है H2O। क्या करना है अपने को ऑक्सीजन को या तो निकलवाना है या फिर हाइड्रोजन को जुड़वाना है। और इसमें तो देखो हाइड्रोजन यहां से यहां पे जुड़ जा रहा है, तो बन जा रहा है, जब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है तो H2O बन जा रहा है, और ये हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। वैसे ही यहां पे देखो, हमें क्या करना है, हमें या तो ऑक्सीजन को निकलवाना है या हाइड्रोजन को जुड़वाना है। यहां पे देखो, यहां पे CuO है, ये CuO सिर्फ Cu रह जाता है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है। यहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा था, यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है। अब निकल रहा है तो ये रिएक्शन भी कौन सा हो गया, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहां पे कहानी भी सेम है यार। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि या तो हाइड्रोजन जुड़वाए या फिर ऑक्सीजन निकलवाए, सिंपल। या तो हाइड्रोजन को जुड़वाए या ऑक्सीजन को निकलवाए, देखो लिखा भी वही है, विच एड्स हाइड्रोजन
और रिमूव्स ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देख लेते हैं यार, देखो पहले वाले में या तो जो हाइड्रोजन जुड़वा है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, या तो दोनों जुड़ जा रहे हैं ना, वैसे तो इसको कह सकते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखो, इसमें कौन है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट जो कि ऑक्सीजन निकलवा रहा है, यार ये सी है। ये सी जो है ना, ये कॉपर की ऑक्सीजन को निकलवा रहा है, तो ये सी ही तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि सी बेचारा कॉपर की ऑक्सीजन को निकलवा रहा है। अब तुमने यहाँ पे नोटिस किया होगा, सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा ये लग रहा है कि यार सी ने भले ही कॉपर की ऑक्सीजन निकलवा दी, लेकिन खुद ऑक्सीजन ले भी तो ली, तो ये रिडक्शन रिएक्शन कैसे है? ये तो ऑक्सीडेशन भी हो गया। यार कई बार क्या होता है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में होते हैं। एक रिएक्शन को दोनों की तरह से देखा जा सकता है, दोनों चश्मों से, यानी ये रिएक्शन है, ये इसमें एक तरह से रिडक्शन हो भी रहा है और एक तरह से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है ना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, या फिर इनका कॉम्बिनेशन जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। अभी देखेंगे अभी। हाँ जी, रेडॉक्स रिएक्शन कुछ इस तरह से है ना, तू भी, हाँ मैं भी, तो कुछ इस तरह से यार ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है उस तरह से। जैसे ये हमारी एक रिएक्शन है जो अभी हमने जस्ट देखी, कॉपर है, हाइड्रोजन है, कॉपर और H2O बन जा रहा है इनको मिला के। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, ये कॉपर से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो ये इसके लिए तो हो गया रिडक्शन। वहीं पे ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसके लिए हो गया ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन का, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन का, दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही बाकी रिएक्शंस भी देख लो, सब में सेम ही है, सब में सेम कहानी है। देखो ZnO प्लस सी, अब यार देखो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसके लिए तो रिडक्शन हो गया, लेकिन इस सी में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसके लिए तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी रेडॉक्स हो गया। यहां पे देख लो MnOHCl प्लस MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। अब यहां पे देखो ये Mn जो मैग्नीज वाला है ना, इसमें से तो ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हो गया इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन। वहीं पे जो ये HCl है ना, HCl, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसके लिए तो रिडक्शन हो गया, समझ रहे हो? सॉरी, इसके लिए ऑक्सीडेशन हो गया, इसके लिए इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आई कहानी? एक बार मैं फिर से एक बार बता देता हूं, तुम लोगों को ध्यान से सुन लेना। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन माइनस होता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन माइनस होता है। ठीक है, समझ में आई? तो ये सारे ही रिएक्शन रेडॉक्स हैं, जहां पे दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अब एक एक्टिविटी थी तुम लोगों की, ये फटाफट से देख लेते हैं। क्या है एक्टिविटी 1.11 या 1.11 कहेंगे इसको अच्छे से। तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, कॉपर का पाउडर लिया है, उसको एक चाइना डिश में रखा है और नीचे से आग लगा दी। देख रहे हो कॉपर की कितनी बुरी स्थिति है, जो आ रहा है लात मार दे रहा है, जो आ रहा है आग लगा दे रहा है नीचे से। तो यार बहुत वाहियात स्थिति है। कुछ भी बनना जीवन में, कॉपर मत बनना, ठीक है? तो एक कॉपर को यार आग लगा दी हमने। अब आग लगाने से कॉपर में क्या होता है देखते हैं। देखो, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन दी पाउडर। यार ये कॉपर को जब जलाते हैं ना, तो इसमें जब कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरह का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि होता है ब्लैक कलर का। इसकी ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, यानी कि कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखो, ये कौन सा रिएक्शन है? ये कॉपर में ऑक्सीजन जो है ना वो जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की। समझ रहे हो? यही एक्टिविटी है तुम्हारी। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है यार, ब्लैक कॉपर सेकंड ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की। सिंपल सी यही ऑब्जर्वेशन है। तो जीवन में कुछ भी बनना, कॉपर मत बनना, है ना? तो ये समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। देखो तो साइंटिस्ट भी कितने चालू थे, कॉपर को भी बेचारे पकड़ लिया, कॉपर की लगाए पड़े हैं। छोड़ दो भाई, किसी और को पकड़ लो। चलो आगे की कहानी, लास्ट के 1-2 टॉपिक्स रह गए तुम लोगों के, फटाफट से निपटाते हैं इनको भी और समझते हैं अच्छे से। कोरोजन क्या है यार? अरे अभी स्टार्ट में देखा था ना रस्टिंग, क्या रस्टिंग ही कोरोजन है? नहीं, सिर्फ रस्टिंग कोरोजन नहीं है। कोरोजन की असली डेफिनेशन यार ये है, कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, यानी धीरे धीरे किसी चीज का खराब होना, डिस्ट्रक्ट होना।
ऑफ मेटल, और वो चीज कौन सी है, मेटल पर्टिकुलरली, धीरे धीरे मेटल्स का खराब होना ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट। अब मान लो कोई भी मेटल तुमने रख दिया, बाहर रख दिया, छत पे लाके रख दिया, और रखे रहा रखे रहा रखे रहा, एक दिन में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब 10 दिन 15 20 दिन रखे रहोगे ना, तो तुम्हें फर्क दिखने लगेगा और कुछ ना कुछ चेंज आने लगेगा। वो चेंज क्यों? क्योंकि बहुत धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ, जो एनवायरनमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर है और जो ऑक्सीजन है, इनके साथ कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहे हैं। वो रिएक्शन तुम्हारे मेटल को खा रहे हैं, यानी खराब कर रहे हैं धीरे धीरे, और उसी खराब होने को, उसी खाने को कहते हैं कोरोजन। डेफिनेशन है, देख लो एक बार। Corrosion is the gradual destruction of metal due to chemical reactions with the substance in the environment या atmosphere। जैसे कि एयर है, वाटर है, या फिर कोई एसिड्स है, तो रेन हो रही है, एसिड रेन हो गई मान लो, उसके थ्रू, ठीक है। तो यार अगर आयरन के साथ होता है, अगर आयरन के साथ होता है तो उसको रस्टिंग कहते हैं। देख रहे हो, धीरे धीरे ये पाउडर जमने लगता है, ये ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का पाउडर जमने लगता है तुम्हारे एक्चुअल आयरन मटेरियल के ऊपर, और ना ये कमजोर कर देता है तुम्हारे आर्टिकल्स को। जैसे मान लो यहाँ पे ये जम रहा है, ये देख रहे हो तुम्हें गड्ढा हो गया है ना। जब ये एक्चुअल आयरन होगा, जब ये प्रॉपर सिल्वर ग्रे कलर का आयरन होगा ना, तो मजबूत होगा। लेकिन जैसे जैसे खा गया खा गया खा गया, वो मटेरियल वहां से उखेड़ लिया, उसका पाउडर बना दिया, फिर उखेड़ लिया, फिर पाउडर बना दिया, ठीक है, तो ये कमजोर हो गया और ये लचर पचर हो गया, ठीक है। फिर कॉपर पे जो ऑक्सीडेशन, जो उसका कोरोजन होता है ना, उसकी जो लेयर बनती है वो ग्रीन कलर की बनती है। कॉपर पे जो उसके जो कोरोजन होने के बाद जो लेयर बनती है ना, वो ग्रीन कलर की बनती है। वहीं पे सिल्वर पे ब्लैक कलर की बनती है। कैसी बनती है? ब्लैक कलर की। कॉपर पे बनती है ग्रीन कलर की। ये सारे ही ऑक्सीडेशन है। तो यार इसको प्रिवेंट करने के लिए ना, कोरोजन को प्रिवेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका होता है पेंट कर दो। यार तुम्हारे यहाँ अगर लोहे का कूलर रखा है या कोई भी सामान रखा है ना, उसको तुम कोरोड नहीं देखना चाहते हो कि कोरोड हो जाए, वो खराब हो जाए, तो उस पर पेंट कर दो। पेंट कर दोगे ना तो कोरोजन नहीं होगा उसका। सेकंड होता है यार ग्रीस करते रहो, ऑयलिंग करते रहो, फिर अपन उसमें अलॉइंग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स में। अभी अपना जो काम का चीज है वो सिर्फ कोरोजन होता क्या है ये जानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इस बर्गर को, ये वही बर्गर है जो तुमने कल रात को खाया था। क्या हालत हो जाती है ना इस बर्गर की। तो ये तभी है जब तुम ऐसा ही कोई बर्गर या ऐसा कोई फूड जिसमें ऑयल्स हैं, जिसमें फैट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा समय के लिए ऐसे रख दोगे टेबल पे और भूल जाओगे। तो यार इसमें जो ऑयल या जो फैट्स होते हैं ना, वो रिएक्ट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से, और खराब कर देते हैं, रैंसिड कर देते हैं खाने को। यही सेम चीज़ होती है तुम्हारे चिप्स में भी। हम कहते हैं ना इसमें यार क्या भरा हुआ है, इसमें नॉर्मल एयर भरी हुई है, कितनी ज़्यादा एयर भरी हुई है। तो चिप्स के पैकेट में एयर नहीं होती है, क्योंकि अगर एयर होगी ना तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उन चिप्स के साथ रिएक्ट कर जाएगी और ऑक्साइड्स बना देगी और सब खराब कर देगी, रेंसिड कर देगी। वहीं पे उनमें होती है नाइट्रोजन गैस, और वो नाइट्रोजन गैस होती है एक प्रिजर्विंग गैस, जो कि तुम्हारे खाने के आइटम से, फैट से, ऑयल से रिएक्ट नहीं करती है और इसी वजह से उसको खराब भी नहीं करती है। तो यार इसीलिए नाइट्रोजन गैस को उसमें भरा जाता है तुम्हारे चिप्स के पैकेट्स में। तो यार यहीं तक था आज का वन शॉट भी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पूरा चैप्टर दी एंड, एक क्लास चैप्टर खल्लास। तो यार अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है ना तुमको पूरे चैप्टर में, तो यार प्लीज कमेंट में बताओ, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से। तो यार थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही।